हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान अपने अल्केमी स्किल्स को प्रैक्टिस कर जब बाहर आता है, फिर देखता है कि क्लैन ई में काओ क्लैन सिनलान को अपने साथ ले जाने आए हैं। ये देखकर जियान इन्हें रोकने का कोशिश करता है और अंत में इसे काओ क्लैन के यंग मास्टर काओ डान से एक अल्केमी बैटल भी करना पड़ जाता है। अगर जियान इसे जीतता है फिर सिनलान को फ्यूचर में काओ क्लैन कभी तंग नहीं करेगा, और अगर जियान इसे हार जाता है फिर इन दोनों क्लैन के मैटर के बीच जियान कभी नहीं आएगा। इन दोनों में अल्केमी स्किल को लेकर बैटल चल रहा होता है कि कौन कितना ज्यादा अल्केमी में अच्छा है। ये अपने अपने फ्लेम कंट्रोल स्किल से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लास्ट पार्ट में काओ डान 4 फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा होता है और ये देखकर जियान भी 10 बॉटल्स निकाल लेता है जिसमें 10 अलग अलग बीस्ट फ्लेम होते हैं। 10 फ्लेम्स विद डिफरेंट कलर। ये फ्लेम्स ट्रांसफॉर्म होकर एक फेरी बीस्ट में बदल जाते हैं और फिर ये एयर में फ्लाई करते हैं। अब ये बैटल अपना अंतिम स्टेज पे आ जाता है। इस तरह का सीन देख यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। इन टोटल यहाँ पे जियान 11 अलग अलग फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा होता है एक साथ। 10 बीस्ट फ्लेम को तो एक हेवनली फ्लेम को। जियान यहाँ पे अपना हेवनली फ्लेम भी यूज कर सकता था, मगर जियान ऐसा नहीं करता। अपना ट्रम्प का ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, खास करके इस जैसे बंदे के सामने। एक हेवनली फ्लेम ही काफी बिग डील होता है, और जब जियान अपना 3 हेवनली फ्लेम दिखा दे फिर पता नहीं शायद ये बंदा हार्ट अटैक से ही मारा जाएगा। इस सीन को देख यहाँ पूरे कोर्ट यार्ड में शांति छा जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लेम्स के जलते हुए लपटे का ही आवाज आ रहा होता है। काओ डान जब 4 फ्लेम्स को कंट्रोल करता है फिर इसे लगा था कि ये अपने प्रोफेशन में सबसे बेस्ट है और काफी अच्छा कर रहा है ये, और इसे कभी नहीं लगा था कि कोई 4 फ्लेम्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। मगर जियान इसे कुछ ऐसा दिखाता है कि ये अपने पूरे लाइफ में कभी भी भूलने वाला नहीं है। 11 फ्लेम को एक साथ जियान कंट्रोल कर रहा होता है। इतने सारे फ्लेम्स को काओ डान कभी कंट्रोल करने का सोच भी नहीं सकता है, और साथ में इन फ्लेम्स को कंट्रोल कर इनसे बैटल करना तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसके लिए। फेरी बीस्ट ऊपर एयर में जोर से दहाड़ रहा होता है। अब काओ डान का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये देख इसके मुंह से सिर्फ 4 वर्ड निकलता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। ये देख ये पूरे तरीके से सदमे में चला जाता है। इसे ये सिर्फ इम्पॉसिबल ही लग रहा होता है। जियान देखता है कि अब ये फाइट करने का विल खो दिया है। फिर ये कोल्डली स्माइल करता है और अपने हाथों को आगे करता है। एक के बाद एक पूरे 11 फ्लेम्स काओ डान के बेस्ट फ्लेम्स पे अटैक करते हैं, और फिर कुछ देर के बाद इसका फ्लेम सिंपली इवापोरेट हो जाता है। काओ डान के हर एक फ्लेम्स में इसका स्पिरिचुअल पावर इम्प्रिंट होता है, मतलब कि ये अपने स्पिरिचुअल पावर से इन फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था। अब जैसे जैसे इसका फ्लेम्स इवापोरेट होता है और डैमेज लेते हैं, इसका स्पिरिचुअल पावर को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, और इससे इसे काफी ज्यादा पेन भी होता है। इसने कभी भी सोचा नहीं था कि ये अपने ही बेट में कुछ इस तरह से हार जाएगा। अब जियान का हेवनली फ्लेम वापस से इसके बॉडी में आ जाता है और बाकी बीस्ट फ्लेम सिंपली गायब हो जाते हैं। जियान ने अभी इन 2 महीनों में काफी प्रैक्टिस किया, और साथ ही इसने अपना फ्लेम रिक्रिएशन मास्टरी को भी प्रैक्टिस किया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फ्लेम कंट्रोल स्किल इंक्रीज करने ही वाला है। काओ डान के लेवल के अल्केमिस्ट जियान को कैसे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे काओ डान का काफी बेइज्जती होता है। अब लास्टली ये भी कहता है, तो इस कारण से ये जोंग ने तुम पे भरोसा किया है, सच में तुम काफी टैलेंटेड हो। काओ डान ये काफी लो और काफी टेंस वॉइस में बोलता है। काओ डान रैंक 7 अल्केमिस्ट होगा, मगर जियान के नजर में ये सिर्फ किसी तरह से रैंक 7 तक पहुंच पाया है। अगर ये कंपटीशन में से मिलता है फिर ये बंदा जियान के लिए कुछ खास प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है। काओ डान यहाँ पे अपना डिफीट मान लेता है और कहता है, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। आगे से काओ क्लैन कभी भी सिनलान को कभी भी तंग नहीं करने वाले हैं। मगर अगर तुम सोचते हो कि जियान के दम पे तुम एल्डर बन सकते हो तो फिर भूल जाओ, ये नहीं होने वाला है। आने वाले टेस्ट में मेरा क्लैन भी इंटर करने वाला है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे टॉप 3 में इंटर करते हो उसके होते हुए। अब इतना सब कुछ होने के बाद काओ क्लैन यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद क्लैन ये राहत का सांस लेते हैं और ये काफी खुश भी होते हैं। सिनलान और ये जोंग दोनों जियान का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके काम का तारीफ भी करते हैं। अब काओ डान के जाने के बाद ये जोंग जियान से पूछता है, अब काओ डान के बारे में क्या सोचते हो। जियान बताता है कि ये अच्छा पर्सन तो नहीं है, मगर ये अल्केमी में काफी अच्छा है। इस एज में ही रैंक 7 अल्केमिस्ट बन पाना ये कोई आम बात नहीं है। ये जोंग कहता है, विच के आने से पहले ये काफी शांत हुआ करता था, मगर उसके आने के बाद ये काफी एरोगेंट बन गया है। ये जोंग बताता है कि काओ क्लैन में एक लड़की है जिसका नाम काओ विंग है, और उसे लोग विच भी बोलते हैं। इस लड़की का लाइफ अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इसने जन्म लिया था फिर इसका स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा था,
और इस वजह से इसकी मदर का जान चला जाता है। जब ये 7 साल की हुई फिर ये एक अल्केमिस्ट बन गई थी, और जब ये 15 साल की हुई फिर इसने इलेक्सा टावर का अटेंशन अपनी ओर कर लिया, और इस वजह से वो इलेक्सा टावर की स्टूडेंट बन पाई है। ये बताता है कि क्राउ क्लैन में वो सबसे यंगेस्ट है जो रैंक 7 अल्केमिस्ट बन पाई है, और शायद आने वाले टेस्ट में वही भाग लेने वाली है। ये सुनकर जियान भी थोड़ा देर के लिए हैरान हो जाता है, मगर इसे पता होता है कि सेंट्रल प्लेन में इस जैसे और भी काफी सारे टैलेंटेड पर्सन भरे हुए हैं। ये जोंग के बातों से ऐसा लगता है कि आने वाले टेस्ट में ये लड़की जियान के लिए सबसे हार्ड ओपोनेंट बनने वाली है। ये जोंग जियान के अपसेट फेस को देख बोलता है, मिस्टर जियान आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे और भी बाकी अल्केमिस्ट है कम्पीट करने के लिए, और वैसे भी उससे डील करना आपके लिए उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है अगर वो अब तक रैंक 8 तक ना पहुंची हो तो। जियान अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक पर्सन से मिला है जो रैंक 8 का पिल क्रिएट कर सकता है, और वो इसके टीचर है यालाओ। जियान जब से सेंट्रल प्लेन में आया है यहाँ पे भी ये अब तक रैंक 8 के अल्केमिस्ट से नहीं मिला है, मगर इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के बारे में जानकर जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इससे कम्पीट करने के लिए। ये जो कहता है मिस्टर जियान अब 5 ग्रेट क्लैन के बीच का टेस्ट है, अब 1 महीने से भी कम समय में स्टार्ट होने वाला है। आई होप यू आर रेडी, हमें 20 दिन के अंदर निकलना होगा। जियान बोलता है ठीक, जब टाइम आ जाए फिर मुझे बता देना, मैं रेडी हो जाऊंगा। जाने से पहले मैं 1 दिन रेस्ट करूंगा और फिर मैं निकलूंगा, तो 1 दिन पहले मुझे बता देना कब जाना है। अब जियान वापस से प्रैक्टिस करने चला जाता है। जियान के रूम में वापस से रिसोर्सेज डिलीवर कर दिए जाते हैं और ये वापस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। इधर सीनियर टियानो और पॉइजन गर्ल कभी कभी क्लैनी के मेंशन से बाहर निकलकर बाहर घुमा करते हैं। इन्हें क्लैनी के मेंशन के बाहर अब तक देखकर लोग बातें करना बंद नहीं करते हैं। इन्हें क्लैनी के मेंशन के बाहर देख लोग को भी ये पता होता है कि क्लैनी के मेंशन में अभी भी दाओ जून के लेवल के बंदे अभी भी उनके मेंशन में ही है, और जो भी क्लैनी को अभी भी अपोज कर रहे होते हैं वो इनके कारण हिम्मत नहीं करते। अब जबकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, क्लैनी का लाइफ अब शांत हो जाता है। अब ये शांति से अपना पूरा दिन बिताने लगते हैं। सेंट्रल प्लेन में पिल कलेक्टिंग उतना ग्रेटेस्ट इवेंट नहीं है एल्केमी का, मगर ये तभी काफी मेजर इवेंट है। इस इवेंट को देखने काफी बंदे आते हैं, इसलिए नहीं कि ये काफी अच्छा होता है, बल्कि इसलिए ताकि क्लैन और फैक्शन अपने लिए एक अच्छा एल्केमिस्ट को ढूंढ सके, और इन एल्केमिस्ट को ये काफी ज्यादा अच्छा ऑफर भी देते हैं जिससे एल्केमिस्ट इग्नोर नहीं कर पाते। कभी कभी तो 2 क्लैन या फैक्शन एल्केमिस्ट को किडनैप भी कर लेते हैं अपने क्लैन के बेनिफिट के लिए। इस तरह के इवेंट के कारण होली सिटी ऑफ इलेक्सर काफी लोगों से भरा होता है। अब आखिरी घड़ी आ जाता है होली सिटी ऑफ इलेक्सर जाने के लिए। जियान इन दिनों में अपने रूम से बाहर नहीं आया है। जो भी रिसोर्सेज देने अंदर जाते वो ज्यादा देर तक अंदर रुकते नहीं थे। यहाँ क्लैनी के मेंशन के ऊपर तो समटाइम्स डार्क क्लाउड गैदर होते, मगर जब इस बादल से बिजली गिरने ही वाला होता है ये बादल गायब हो जाते थे। सभी जानते हैं कि इस तरह का फेनोमेनन का मतलब क्या है। इस तरह का फेनोमेनन तभी होता है जब रैंक 7 का टॉप क्वालिटी का पिल रेडी होता है, मगर लाइटनिंग लास्ट मोमेंट पे ही गायब हो जा रहे थे। इन दिनों जियान ने काफी हार्डवर्क किया है। अब जियान फाइनली अपने रूम से बाहर आता है। इसे देख सभी काफी हैरान होते हैं। ऐसा लगता है कि काफी सालों से एक पागल साइंटिस्ट अपने रूम में किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो फाइनली अपने रूम से बाहर निकल कर आया है। कुछ ऐसा जियान लग रहा होता है। ये काफी पतला हो चुका होता है। ये जो जियान को देख बोलता है, मिस्टर जियान हमें कल निकलना होगा, क्या आप रेडी हो? जियान काफी थक चुका होता है अपने इंटेंस ट्रेनिंग के कारण। जियान को देख ये जो को कुछ फील होता है। इसे ऐसा लगता है कि जियान के अंदर एक न्यू पावर राइज कर रहा हो, मगर इसे कुछ देर तक ही फील होता है और ये समझ नहीं पाता कि इसने अभी क्या फील किया है। ऐसा लगता है कि जियान भी इस बारे में नहीं जानता है। ये काफी थका हुआ लगता है। इधर सीनियर जियानो भी ये देख कहते हैं इस बच्चे का स्पिरिचुअल एनर्जी चेंज हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद जियान को रियलाइज होता है कि इसका स्पिरिचुअल पावर काफी इंक्रीज किया है। अब ये फ्लेम्स को काफी इजी और स्टेबली कंट्रोल कर सकता है, मगर इसे अपना पावर इंक्रीज होता फील नहीं होता। ये अभी भी डाउ जून 4 स्टार पे ही है। सीनियर जियानो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिरिचुअल पावर और डाउ की स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे सोल पे कंट्रोल को दर्शाता है। ये तुम्हें लेवल बूस्ट नहीं देता। सेम लेवल पे होने पे भी लोगों का स्पिरिचुअल पावर डिफरेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल पावर सिर्फ वॉल्यूम और लेवल में ही डिफरेंट नहीं होता है। स्पिरिचुअल पावर काफी स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये सब पार्ट में भी डिवाइडेड है। तुम इस तरह से समझ सकते हो कि एक एल्केमिस्ट रैंक 7 पे हमेशा ही क्यों अटक जाता है। इसका सिंपल कारण उसका स्पिरिचुअल स्टेजेस है। स्पिरिचुअल स्टेज 4 स्टेज में बटे होते हैं, ह्यूमन स्टेज, सोल स्टेज, हेवनली स्टेज और डिवाइन स्टेज। जहाँ तक एल्केमिस्ट जो रैंक 8 के नीचे होते हैं वो ह्यूमन स्टेज में होते हैं। वो ह्यूमन स्टेज में ही होते हैं अपने स्पिरिचुअल पावर के, मगर कुछ एल्केमिस्ट रैंक 7 के सोल स्टेज को भी टच कर लेते हैं। अगर कोई सोल स्टेज तक पहुंच जाता है, फिर जब वो रैंक 8 का पिल क्रिएट करता है, फिर तुम्हें पता होगा कि वो अपना स्पिरिचुअलिटी को मेडिसिन पिल में इन्फ्यूज कर सकता है। और कुछ रैंक 8 एल्केमिस्ट के पास इस तरह का एबिलिटी भी होता है। जब वो सोल स्टेज में एंटर कर जाते हैं, फिर एल्केमिस्ट के पास इस तरह का स्किल्स आ जाता है। हेवनली स्टेज में एल्केमिस्ट रैंक 9 तक पहुंच जाते हैं। अब इस स्टेज में वो ना सिर्फ अपना स्पिरिचुअलिटी को इन्फ्यूज कर सकते हैं, बल्कि वो नेचर के पावर को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह का पिल क्रिएट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर को हेवनली स्टेज में एंटर करना पड़ता है। और अगर हम डिवाइन स्टेज का बात करें, फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक लेजेंड है। मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना ही है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस स्टेज में पिल डिवाइन रैंक का क्रिएट होता है, और जो भी डिवाइन रैंक पे
होगा उसे एक गॉड से कम नहीं माना जाता है। ये सुनकर यहाँ पे ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इतना ज्यादा नॉलेज और इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज जियान को पता ही नहीं था। जियान अपने टीचर से इन सब के बारे में जान पाता है इससे पहले या लाओ को हॉल ऑफ सोल पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पे ये जोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ये कहता है मैंने बुक्स में पढ़ा है, मगर जितना ज्यादा सीनियर ने अभी बताया मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बुक्स में लिखा हुआ स्पिरिचुअल स्टेजेस इस तरह से अल्केमिस्ट को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। अब सीनियर टियानो बताते हैं कि तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर अभी सोल स्टेज में एंटर कर चुका है। ये बताते हैं कि एक स्पेशल तरह का टेक्निक है जिससे तुम सोल को ट्रेन कर सकते हो, मगर ये टेक्निक लॉस्ट हो चुका है। ये एशियन टाइम में यूज किया जाता था। मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा ये टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए। जियान सीनियर टियानो को बातों को सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इसने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल पावर इतने स्टेजेस में डिवाइडेड है और इन्हें ट्रेन भी किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि जियान रैंक 7 का टॉप क्वालिटी पिल इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहा था। अब जियान को भी इस बारे में कुछ आइडिया आने लगता है और ये पहले से बेहतर तरीके से रैंक 7 का टॉप क्वालिटी पिल को समझ पा रहा था। जियान अगर फ्यूचर में रैंक 8 तक पहुंचना चाहता है फिर इसे स्पिरिचुअल स्टेज के बारे में पता होना चाहिए और शायद यही कारण है कि रैंक 7 का काफी सारे एल्केमिस्ट मिल जाते हैं, मगर रैंक 8 के एल्केमिस्ट मिल पाना काफी मुश्किल होता है। जियान सोचता है कि इसे सोल टेक्निक को ढूंढना चाहिए। इसके हेल्प से ये अपने सोल स्टेज को ट्रेन कर सकता है। हो सकता है कि शायद टावर ऑफ इलेक्सर के पास इस तरह का टेक्निक हो। अब जबकि जियान उस ओर जा ही रहा है फिर अब ये इस टेक्निक को भी ढूंढेगा। इस पॉइंट को भी ये नोट कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी गेट पे खड़े होते हैं होली सिटी ऑफ इलेक्सर जाने के लिए। अब जियान इस टेस्ट में पास होगा या नहीं अब ये तो हम आगे देखने वाले हैं। अगर ये वापस से एल्डर के पोजीशन तक पहुंच पाते हैं फिर आने वाले समय में ये भी काफी पावरफुल बन जाएंगे और शायद ये आने वाले जनरेशन से एक अच्छे अल्केमिस्ट को बड़ा कर सके। अब ये जोंग अपने एल्डर से बोलता है सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर, मैं मिस्टर जियान के साथ इलेक्सर टावर जा रहा हूँ। अब प्लान का अफेयर्स आपके हाथों में है। इस पे सभी इन्हें सेफ जर्नी कहते हैं और इन्हें गुड बाय कहते हैं। जियान लास्ट डे सोल स्टेज के पावर को फील कर रहा होता है। हालांकि इस मॉर्निंग अब ये इस पावर को वापस फील नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि इसका पावर ये अब गायब हो चुका है। लगता है कि सोल स्टेज में जियान अभी तक पहुंचा नहीं है और इसे इस स्टेज में एंटर करने के लिए वो सोल टेक्निक चाहिए होगा ताकि ये अपने सोल को ट्रेन कर सके और इस स्टेज तक पहुंच सके। एशियन टाइम में शायद एक साथ डाउकी और स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन किया जाता होगा, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ डाउकी पे ही ज्यादातर लोग फोकस करते हैं। अब फाइनली जियान और इसका ग्रुप यहाँ से जाने लगते हैं। अब ये वार्म होल तक जाते हैं। सिटी ई का वार्म होल क्यूमलिंग सिटी के वार्म होल तक जाता है तो ये वहाँ से होली सिटी ऑफ इलेक्सर जाएंगे। अब इनका होली सिटी ऑफ इलेक्सर का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। इस जर्नी के दौरान जियान के पास कुछ खास करने को नहीं होता तो ये बोर्ड पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ सीनियर टियानो के बातों के बारे में सोच रहा होता है और अपना स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करने का तरीका सोच रहा होता है। अब कुछ दिन के बाद जियान इस क्यूमलिंग सिटी में आ जाता है और फिर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद यहाँ से होली सिटी ऑफ इलेक्सर निकल जाता है। इस जर्नी के दौरान जियान को काफी एल्केमिस्ट दिखते हैं जो कि होली सिटी ऑफ इलेक्सर की ओर जा रहे होते हैं। अब कुछ दिन वार्म होल में बिताने के बाद फाइनली ये होली सिटी ऑफ इलेक्सर आ जाते हैं। जियान यहाँ पे होली सिटी ऑफ इलेक्सर आकर काफी खुश होता है और ये काफी सरप्राइज भी होता है। यहाँ का व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट होता है कम्पेयर टू द अदर सिटीज। ये जो बताता है कि हम अभी इस सिटी के एक आउटर पॉइंट पे ही है। इस सिटी में पूरे 8 आउटर पॉइंट्स हैं। होली सिटी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आउटर पार्ट तो दूसरा इनर पार्ट में। टावर ऑफ इलेक्सर इनर पार्ट में ही है, मगर ये पूरा एरिया टावर ऑफ इलेक्सर का ही है। अब कुछ दिन में ही 5 क्लैंस का ग्रेट एल्केमिस्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। जियान के पास अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्केमिस्ट का बैच है और वो रैंक 2 का बैच है जो कि इसे जीमा एम्पायर से मिला था। जियान को बैच को लेकर वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मगर टावर ऑफ इलेक्सर के बैच का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और इसे पूरे कॉन्टिनेंट में यूज किया जा सकता है। इस बैच को पाना काफी ज्यादा हार्ड होता है कंपेयर टू द अदर बैचेस। अब इन्हें डान क्लैन का कैरिस दिखता है। 5 ग्रेट क्लैन ऑफ इलेक्सर रीजन, डान क्लैन 5 ग्रेट क्लैन में से एक है। ये जो जियान को 5 क्लैंस के बारे में बताता है, डान क्लैन, बाई क्लैन, क्यू क्लैन और ई क्लैन। डान क्लैन के पास वेल ऑफ सीक्रेसी है और इनका पावर भी काफी अच्छा है, जबकि काउ क्लैन काफी फेमस है और बाई क्लैन काफी वेल्थी फैमिली है और क्यू क्लैन थोड़ा वीक है बट काफी पावरफुल है कंपेयर टू द ई क्लैन। इन सभी क्लैन में ई क्लैन ही सबसे नीचे है। अब ये सभी रात के सोने का बंदोबस्त करने निकलते हैं। ये जो फ्लाई करता है और इसके पीछे सिनलन, पॉइजन, सीनियर टियानो ये सभी आने लगते हैं। ये फ्लाई करते करते यहाँ पे क्लैन ई के एक मैंशन तक आ जाते हैं। रात इनका यहीं पे कटने वाला है। जियान के मन में अभी सिटी में इंटर करने के बाद हेवनली फ्लेम्स का थॉट आ रहा होता है, फ्लेम ऑफ 3 मिलेनिया। जियान थोड़ा बहुत इस फ्लेम के ऑरा को फील कर पाता है जब से ये इस सिटी में आया है। ऐसा लगता है कि इस फ्लेम को कहीं पे सील करके रखा हुआ है। इतने में पॉइजन गर्ल आती है और जियान से बातें करने लगती है। यहाँ रात का समय ऊपर फुल मून निकला हुआ है और ये उसके नीचे बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में पॉइजन गर्ल काई लिन का नाम लेती है और ये जियान से पूछती है क्या तुम्हें वो याद है। इस नाम को सुनकर जियान तुरंत ही एम्बैरस हो जाता है। काई लिन इसका दूसरा नाम क्यू मेडुसा है। जियान इसे जीमा एम्पायर में मिला था। इसके साथ ट्रैवल करने के दौरान जियान इसके टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फीलिंग को डेवलप करने लगता है। अब तो शायद क्यू मेडुसा जियान के बच्चे की माँ भी बन चुकी होगी। लिटिल जियान आ गया होगा शायद। पॉइजन गर्ल पूछती है क्या तुमने यूएन को उसके बारे में बताया है। जियान इस पे कुछ नहीं कहता
है। क्यून मेडुसा को याद कर जियान काफी डिफिकल्ट इमोशन को फील करता है। जियान बोलता है कुछ चीजें हैं जो लगता है कि मैं ज्यादा समय के लिए छुपा कर नहीं रख सकता हूँ, मगर एक मैन के लिए एक से ज्यादा वाइफ्स को रखना नॉर्मल बात है। शायद यूएल भी इस बात को समझ सकेगी। अब इनका बात काफी लंबा चलता है। ये नाइट टाइम को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जियान यहाँ पे बैठकर अपना स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने लगता है। जियान अपने स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे इंक्रीज कर डिस्पर्स करता है। अपने स्पिरिचुअल पावर को दूर चारों ओर एरिया में डिस्पर्स करता है और चीजों को फील करने का कोशिश करता है। इस तरीके से जियान अपने स्पिरिचुअल पावर को बेहतर तरीके से कंट्रोल को मेंटेन कर पाता है। अभी अपने स्पिरिचुअल पावर को पूरे सिटी में डिस्पर्स कर देता है और सिटी के इनर पार्ट में इंटर करता है। यहाँ पे जब जियान इंटर करता है फिर ये सोचता है कि फ्लेम ऑफ थ्री मिलेनिया को क्यों ना चेक किया जाए कि ये फ्लेम कहाँ पे हिडन है, और इस फ्लेम के ऑरा को फील कर जियान अपने स्पिरिचुअल पावर को उस डायरेक्शन में सेंड करता है। अब यहाँ पे इसके स्पिरिचुअल पावर को फील कर एक ओल्ड मैन चिल्लाता है कौन है जो यहाँ पे घुसने का कोशिश कर रहा है। इसके आवाज को सुनकर जियान का ध्यान टूट जाता है। जियान पिछले बार की तरह इस बार भी सोल स्टेज में इंटर कर चुका था, मगर फिर वापस इसका फीलिंग चला जाता है। अब ये सोचता है कि ऐसा क्या है जो इसे सोल स्टेज में इंटर करने का ट्रिगर करता है। इसे लगता है कि अगर ये एक बार फिर इंटर कर जाए तो शायद ये पता लगा पाए और शायद ये फाइनली सोल स्टेज में भी पहुंच जाए। मगर इधर इनर पार्ट में ओल्ड मैन पूछ रहा होता है क्या तुमने देखा वो कौन था जो इंटर करने का कोशिश कर रहा था। इसे पता चलता है कि जो भी यहाँ पे आया था उसका स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है। शायद वो रैंक 8 का एल्केमिस्ट होगा। वो शायद अभी सोल स्टेज में इंटर किया है। अब इन्हें लगता है कि हॉल ऑफ सोल इसके पीछे है और ये हॉल ऑफ सोल का काम है और ये हॉल ऑफ सोल पे शक करने लगते हैं और ये कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल ने तो यालाओ का भी सोल को कैप्चर कर लिया है। यालाओ का नाम सुनकर ये ओल्ड मैन बोलता है फैमिलियर नेम है ये। अगर यालाओ मान जाता है फिर वो अभी हमारे टावर में सबसे गेट 3 सीट में से एक सीट पे बैठा होता है। इस पे दूसरा कहता है मैंने सुना है कि यालाओ ने एक डिसाइपल को चुना है और वो उसे ट्रेन भी किए है और वो यहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लेने आ रहा है। इस पे ये ओल्ड मैन बोलता है यालाओ का डिसाइपल, देखते हैं कि उसके पास किस तरह का स्किल्स है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो डान क्लैन और काउ क्लैन के यंगर जनरेशन को मैच कर सकेगा या नहीं। ये दोनों मॉन्स्टर क्लास के हैं। इनका टैलेंट देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पक्का ही टावर ऑफ फिलेक्सर के हेड जरूर बनेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये जोंग आता है और कहता है मिस्टर जियान आओ चलते हम टावर ऑफ फिलेक्सर में। अब जब जियान यहाँ पर टावर ऑफ फिलेक्सर में आ जाता है, यहाँ का व्यू देखकर ये काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ये जीमा एम्पायर से कम्प्लीटली अलग और डिफरेंट लेवल पे होता है। अब जब ये दोनों अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, ये जोंग कहता है वेट करो, अगर हम इस तरह यहाँ पे लाइन पे खड़े रहेंगे तो फिर हमें पूरा दिन लग जाएगा अपना टेस्ट देने में और बैच को लेने में। मैं यहाँ पे अपना कनेक्शन का यूज करता हूँ और हम अपने काम को जल्दी कर यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आने वाला ग्रेड 5 प्लान का कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना ये कि इस कंपटीशन में अपना ज्ञान कैसा करता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।